नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये हालिया तनाव है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो विश्लेषण है वो दिखाता है कि स्थिति कितनी जटिल है। हाँ, बिल्कुल। कई परतें हैं इसमें। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य पहलू समझे, दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं, वैश्विक शांति से, अर्थव्यवस्था से। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि देखिए, ऊपर से तो ये क्षेत्रीय लगता है पर असर इसका वैश्विक है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। पृष्ठभूमि तो खैर दशकों पुरानी है इनकी दुश्मनी की। जी, वो तो है ही। पर हाल में जो हुआ अक्टूबर 2023 का हमास हमला, फिर अप्रैल 2024 में सीरिया में वो ईरानी जनरल की हत्या, हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। और उसके बाद ईरान का वो सीधा हमला इजराइल पर, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। बिल्कुल अभूतपूर्व। सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन्स। और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई, इसने माहौल को बहुत ज्यादा नाजुक बना दिया है। बेहद तनावपूर्ण। इस सब में अमेरिका की भूमिका पर भी नजर जाती है। उनका झुकाव तो साफ इजराइल की तरफ दिखा। हाँ, राजनीतिक रूप से तो उन्होंने पूरा समर्थन दिया। कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। और सैन्य रूप से भी। जी हाँ, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले आए मंतका में। एक साफ संकेत था वो। लेकिन क्या सिर्फ यही था या कुछ और भी चल रहा था? दिलचस्प बात यह है कि पर्दे के पीछे वो तनाव कम करने की कोशिश भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इन सब देशों से लगातार बात हो रही थी कि मामला और न बढ़े। तो एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ संयम की सलाह। बिल्कुल, एक तरह की दोहरी रणनीति कह सकते हैं। और इस पूरे तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिखा? जाहिर है मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो असर तो तुरंत दिखता है। सबसे पहले कच्चा तेल। कीमतें बढ़ी होंगी। बहुत तेजी से $120-130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। बाप रे। और इसका सीधा मतलब है वैश्विक महंगाई बढ़ना। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। शेयर बाजार भी गिरे होंगे। हाँ, बिल्कुल। निवेशक घबरा जाते हैं ऐसे में। वो सोना या ऐसे सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं। और भारत पर इसका असर? हम तो बहुत तेल आयात करते हैं। हमारे लिए तो ये सीधी चोट है। लगभग 80% तेल हम आयात करते हैं। हाँ। तो तेल महंगा मतलब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, रुपए पर दबाव आया और फिर पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज में महंगाई बढ़ने का खतरा। निवेश पर भी असर पड़ा होगा। जी, विदेशी निवेशक ऐसे अनिश्चित माहौल में पैसा लगाने से हिचकते हैं, तो वो रफ्तार धीमी हुई। शिपिंग रूट्स पर भी असर की चिंता बनी रहती है। ये तो वाकई कई स्तरों पर असर है। ऐसे में भारत क्या करे? उसके तो दोनों से ही रिश्ते हैं। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सही कहा आपने। हाँ। भारत ने बहुत ही संतुलित, मतलब तटस्थ रुख अपनाया है। हिंसा की निंदा की, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लिया। बिल्कुल, शांति और बातचीत की अपील की दोनों तरफ से। और यही तटस्थता शायद भारत की ताकत भी है। कैसे? क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों भारत को एक तरह से भरोसेमंद साथी मानते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत शायद भविष्य में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अच्छा, ये मुमकिन है। संभावना तो है। फिलहाल तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा देखनी होगी, जैसे ईरान, रूस के अलावा अमेरिका, ब्राजील से तेल लेना। हाँ, विकल्पों पर ध्यान देना होगा। जी, और एक और पहलू है रक्षा। इजराइल से हम काफी हथियार खरीदते हैं। हाँ, वो एक बड़ा सप्लायर है। तो अगर ये संघर्ष लंबा खींचता है तो हमारी सप्लाई चेन पर भी असर आ सकता है। और अब वो बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है, क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, अभी ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी संभावना मध्यम है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। अभी तो ये क्षेत्रीय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ये फैल सकता है। जैसे अगर अमेरिका और ईरान सीधे लड़ पड़ें, या फिर इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह का युद्ध बहुत बढ़ जाए और भारी ताकतें सीधे कूद जाएं। और चीन रूस का क्या रोल हो सकता है? वही, अगर चीन और रूस खुल के अमेरिका के खिलाफ आ जाते हैं, सैन्य या आर्थिक रूप से, तब स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, विश्व युद्ध वाली। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कूटनीति, यूएन, अरब लीग जैसे मंचों से दबाव, और सबसे जरूरी, देशों के बीच बातचीत चलती रहे, पर्दे के पीछे ही सही। मीडिया का रोल भी अहम होगा। बहुत ज्यादा। पारदर्शी रिपोर्टिंग जरूरी है ताकि अफवाहें आग ना लगाएं। वैसे अफवाहों और षड्यंत्र सिद्धांतों की भी कमी नहीं है इस मामले में। हाँ, वो तो हर बड़े संघर्ष के साथ होता है। क्या क्या सुनने में आ रहा है? वही पुरानी बातें कि ये सब तेल के लिए हो रहा है या हथियार लॉबी का खेल है मुनाफे के लिए। अच्छा। एक ग्रेटर इजराइल प्लान की बात भी होती है, मतलब इजराइल का विस्तार। और ये भी कि ईरान सीधे नहीं लड़ना चाहता, तो वो अपने प्रॉक्सी गुटों, हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हूती, इनके जरिए लड़ रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, वो तो है ही। फेक न्यूज़, नफरत फैलाना, एआई का इस्तेमाल करके मैनिपुलेशन, ये सब चल रहा है। इनके बारे में जानना जरूरी है।
पर सच और झूठ में फर्क करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि ये जो ईरान इजराइल का तनाव है, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है। इसका असर बहुत गहरा और वैश्विक है। निश्चित रूप से ये वैश्विक शक्ति संतुलन को भी हिला सकता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता का मतलब है पूरी दुनिया के लिए अस्थिरता। भारत जैसे देशों के लिए रास्ता क्या है फिर? संतुलन, व्यावहारिकता और मानवता। अपने हितों को देखना है, लेकिन शांति और बातचीत पर जोर देना है। दुनिया को टकराव नहीं, संवाद चाहिए। और शायद ये भी सोचने की बात है कि इस सूचना और दुष्प्रचार के दौर में सच को समझना और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर कितनी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।